देखो क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक हमने पिछली क्लास पे कर लिया था, तो अब एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे। देखो 11th क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन। ये पहला प्लेन है, इसको पाई 1 बोल देते हैं, एंड पाई 2, ये वाला पाई 2 प्लेन है। तो इक्वेशन निकालना है ऐसे प्लेन का जो पाई 1 पाई 2 के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करता है, एंड दैट प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये तीसरा प्लेन भी है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो क्या क्या सिचुएशन है देखो। सबसे पहला मान लिया ये वाला हमारा प्लेन 1 है, और ये है प्लेन 2। ये वाला प्लेन 1 मान लिया, ये वाला प्लेन 2 है। अब दो प्लेन्स एक लाइन पे इंटरसेक्ट करती है, ये है वो लाइन। तो इस लाइन से तीसरा प्लेन पास कर रहा है, कुछ ऐसे। ये वाला प्लेन 4 है जिसका इक्वेशन हमको निकालना है, और ये प्लेन 4 जो है वो प्लेन 3 के साथ परपेंडिकुलर है। ये प्लेन 3 है, ओके। प्लेन 1 और प्लेन 2 का इंटरसेक्शन है और प्लेन 3 के परपेंडिकुलर है। तो ये सारे इंफॉर्मेशन गिवन है। सबसे पहला जो पाई 1 प्लेन है, जो पाई 1 प्लेन है वो देखो कैसे है। पाई 1 प्लेन है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, फर्स्ट इक्वेशन। पाई 2 प्लेन जो है वो है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 5, और पाई 3 प्लेन है x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 0, थर्ड। तो दिमाग में बिठाओ क्वेश्चन को, 1 एंड 2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाला प्लेन चाहिए, और जो प्लेन चाहिए वो 3 के नॉर्मल, 3 के परपेंडिकुलर हो। सॉल्यूशन देखो। देखो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम प्लेन 1 एंड प्लेन 2 के इंटरसेक्शन से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through 1 and 2। तो इस कांस्टेंट को शिफ्ट करते हैं इधर भी और इधर भी। तो पहली इक्वेशन लिखेंगे इस फॉर्म पे, पाई 1 प्लस लैम्डा पाई 2 इक्वल टू 0, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे d प्लस लैम्डा d1 होता है ना। वेक्टर में, वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, RHS पे डी परपेंडिकुलर प्लस लैम्डा D2 हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम इस कांस्टेंट को शिफ्ट करेंगे इस साइड पे। तो पहले प्लेन का इक्वेशन हो गया x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इक्वल टू 0। ये मान लिया हमारा फोर्थ प्लेन हो गया, ये वाला है ना। अब क्या है, ध्यान से मेरी बात समझो। देखो प्लेन 4 और प्लेन 3 कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, ओके। प्लेन 4 और प्लेन 3 परपेंडिकुलर है। तो प्लेन 4 और प्लेन 3 अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ। देखो प्लेन 4 पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, प्लेन 4 पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें और प्लेन 3 पे अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करें, तो उन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, बता सकते हो। नहीं समझ तो आया। 90 90 90 परपेंडिकुलर कैसे, एक बार देखो। मान लो ये एक लाइन है, 2D में बात करते हैं, और ये एक लाइन है जो आपस में परपेंडिकुलर है। मतलब इसको थोड़ी देर के लिए प्लेन 3
और इसको प्लेन 4 सोचो। प्लेन 3 और प्लेन 4 परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, प्लेन 3 पे एक नॉर्मल, मतलब प्लेन 3 के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो और प्लेन 4 के परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। अब ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर अगर प्रूफ कर लेंगे तो फिर इनके बीच का एंगल 90 अपने आप हो जाएगा, क्योंकि एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालने के लिए हमें उनके नॉर्मल के बीच का एंगल्स चाहिए होता है। ये मैंने बताया था ना पिछली क्लास पे कि दो सर्कल्स के बीच का एंगल ऑर्थोगोनल सर्कल्स कैसे करते हैं। ये पहली सर्कल, दूसरी सर्कल, इनको ऑर्थोगोनल सर्कल कैसे करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे टेंजेंट्स ड्रॉ करो और उसके बीच का एंगल 90 प्रूफ कर लो, तब जाके सर्कल ऑर्थोगोनली कट करती हुई मानी जाएंगी। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिकल या 3D फिगर्स में हम एंगल्स डिसाइड करते हैं। तो अभी हम वही काम करेंगे, प्लेन 3 और प्लेन 4 के जो नॉर्मल्स हैं उनको परपेंडिकुलर प्रूव कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। नाउ normals of plane 3 and plane 4 are perpendicular, और इससे हम क्या करेंगे, लैम्डा निकाल लेंगे। प्लेन 4 में जो लैम्डा है वो निकालना है। तो नॉर्मल के लिए क्या कंडीशन होती है, देखो इस वाले को पहले सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, पहले x का कोएफिशिएंट एक साथ कर लेते हैं। तो x प्लस, मतलब देखो यहां से x का कोएफिशिएंट कैसे एक साथ करोगे, 1 1 plus 2 lambda। लैम्डा इंटू एक्स, हम्म, है ना। फिर y का कोएफिशिएंट तो 1 प्लस 3 1 लैम्डा, plus 3 lambda। और z का 1 plus 4 lambda। 1 प्लस 4 लैम्डा, और कांस्टेंट अगर आरएचएस पे ले जाना चाहें तो 1 प्लस 5 लैम्डा। ठीक है, अब इसको इस तरीके से लिखो, r, और ये प्लेन 4 है तो n4 इक्वल टू d4 ऐसे मान लो। तो इसका n4 वेक्टर क्या हो जाएगा, अच्छा इसको इस तरीके से मान लो हमने रिप्रेजेंट कर लिया है। अगर आप प्लेन 3 की बात करो तो प्लेन 3 में कैसे लिखोगे, r और उसका आई जे के कितना होगा, 1i माइनस जे प्लस के, आरएचएस पे तो 0 होगा। समझ आ रही है बात। तो ये वाला n3 हो गया, ये वाला क्या हो गया, n3 हो गया। अब यहां पे हम कंडीशन लगा लेते हैं, n3 परपेंडिकुलर है n4 पे। ठीक है, तो n3 अभी निकाला नहीं है हमने, n3 तो ये वाला है, n4 अभी निकाला नहीं है। n4 वैसे क्या होगा, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, और 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप। ठीक है ना, यहाँ पे z है। तो n3 और n4 अगर परपेंडिकुलर है आपस में तो कैसे लिखोगे इसको, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप, 1 प्लस 3 लैम्डा जे कैप, 1 प्लस 4 लैम्डा के कैप, ये हमारा n4 हो गया, डॉट n3, तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इक्वल टू 0। ये बात समझ आ रही है, ये सर डॉट प्रोडक्ट 0 होगा ना। डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, निकालो डॉट प्रोडक्ट। तो 1 प्लस 2 लैम्डा माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। कितना हो गया, 4 और उसमें से 1 निकल गया तो 3 लैम्डा इधर बच गया, और एक वन निपट गया, ये चला गया उधर तो -1 हो गया। लैम्डा हो गया -1/3, लैम्डा मिल गया -1/3। अब इक्वेशन उस प्लेन का कैसे निकालेंगे, इस वाले 4 में लैम्डा की वैल्यू पुट कर लो। तो x प्लस वाई प्लस जेड -1 प्लस लैम्डा की जगह पे -1/3, तो -1/3, 2x प्लस 3y प्लस 4z -5 इक्वल टू 0।
इक्वेशन बनाते हैं, तो 3x माइनस 2x x, फिर 3y माइनस 3y, y से y कट जाएगा, z को देखो 3z और माइनस 4z, तो माइनस z, फिर माइनस 3 कॉन्स्टेंट इधर से, और 1 5 को मल्टीप्लाई करके प्लस 5 इधर से, इक्वल टू 0। RHS पे 3 चला गया, खत्म हो गया। तो इक्वेशन मिलती है फाइनली x माइनस जेड प्लस 2 इक्वल टू 0। ये है उस प्लेन का इक्वेशन। ओके, ये कॉपी कर लो। इस वाले नॉर्मल को n3 लिखना अगर फिगर बना रहे हो तो, और इस वाले नॉर्मल को n4 लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12th, एंगल बिटवीन प्लेन्स निकालना है। अच्छा, यहां से सिलेबस में ये सब नहीं है, ठीक है, डिलीट हो गया है। एंगल बिटवीन प्लेन, प्लेन और लाइन के बीच का एंगल, ये सब डिलीट हो गया है। बट कर लेते हैं, अब यहाँ तक आ गए हैं, उसके फॉर्मूले भी पढ़ लिए, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर कोई सिखाएगा नहीं तुमको, 12th पास कर जाओगे तो। एक बार बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते वक्त क्या क्या रिमूव हो गया है वो जरूर देखना। पढ़ने के लिए पढ़ लेना, बट एग्जाम में आने वाले माइंडसेट से मत करना कि तुम्हें टॉपिक पसंद आए और तुमने खूब जम के किया है, ये जानते हुए कि सिलेबस से रिमूव है। तो उतना टाइम वेस्ट मत करना, एक बार कर लेना, सीख लेना, नोट्स बना के रख लेना इसका। तो पहला प्लेन है π1 r वेक्टर इंटू 2i प्लस 2j माइनस 3k इक्वल टू 5, ठीक है। π2 दूसरा प्लेन, वेक्टर r इंटू 3i माइनस 3j प्लस 5k इक्वल टू 3। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं प्लेन 1 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 5 यूनिट्स है? हम्म, सर एन कैप होना चाहिए ना, अगर वो वेरी होता है। गुड, नहीं बोल सकते हैं, वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पे देखो ये कौन सा फॉर्म है, ये गलती बार बार हो जाती है। सर ये आर वेक्टर इंटू एन वेक्टर इक्वल्स टू डी वाला फॉर्म है। इक्वल टू डी, जहाँ पे डी कोई भी रैंडम कांस्टेंट है। हाँ रैंडम है, वो नहीं है, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन नहीं है। और ये अच्छा R1 R2 नहीं होता है, ये R, यहाँ पे 1 वो नहीं है। तो आर रहेगा, बस N1 N2 आ जाएगा, और D1 कर लो या D2 कर लो। तो यहाँ पे ये n कैप नहीं है, n कैप होता अगर तब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन होता, बट वो कोई हमारा आर्गुमेंट नहीं है अभी। तो यहाँ देखो प्लेन 1 के नॉर्मल ये वाली लाइन है, और प्लेन 2 के नॉर्मल ये वाला है, तो n1 n2 के बीच का एंगल निकाल लेंगे, वही हमारे प्लेन के बीच का एंगल होगा। बहुत सिंपल सा थॉट प्रोसेस है। तो n1 वेक्टर कितना हो गया, 2i प्लस 2j माइनस 3k, एंड n2 वेक्टर हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, माइनस 3j प्लस 5k। प्लेन के बीच का जो एंगल होगा वो इन नॉर्मल्स के बीच का एंगल होगा, तो नॉर्मल्स के बीच का एंगल निकाल लें। देखो ऐसा क्यों है, इसे मान लो ये एक प्लेन है और ये कोई दूसरा प्लेन है, जस्ट इमेजिन, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं पता नहीं, कर भी रहे होंगे, नहीं भी कर रहे होंगे, आई डोंट नो, वो हमारा पॉइंट ही नहीं है डिस्कशन का। इस प्लेन के, ये मान लिया प्लेन 1 है, ये मान लिया प्लेन 2 है। प्लेन 1 पे नॉर्मल हमको पता है, प्लेन 1 का नॉर्मल ये मान लिया n1 है, और प्लेन 2 पे भी नॉर्मल है एक, इस तरीके से। तो प्लेन 1 प्लेन 2 के बीच का एंगल क्या होगा, इन नॉर्मल्स के बीच का जो एंगल होगा वही प्लेन्स के बीच का एंगल होगा, क्योंकि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। तो इनके बीच का एंगल निकाल लें, ऐसे लिख लेते हैं, एंगल बिटवीन प्लेन्स
इक्वल टू एंगल बिटवीन द नॉर्मल्स ऑफ द प्लेन। ठीक, अब इन दो लाइंस के बीच का एंगल निकालना बहुत ही सिंपल है। n1 डॉट n2 इक्वल टू n1 मॉड्यूलस n2 मॉड्यूलस इंटू कॉस थीटा। तो यहां से कॉस थीटा n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाय n1 मॉड्यूलस n2 मॉड्यूलस 2i 2j माइनस 3k डॉट 3i माइनस 3j प्लस 5k डिवाइडेड बाय इनका मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस हो गया 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। चलो डॉट प्रोडक्ट 3 2 जा 6, ये मॉड्यूलस साइन के अंदर रखना, ठीक है, एक्यूट एंगल चाहिए हमको। तो 3 2 जा 6 माइनस 3 2 जा 6 और माइनस 15 5 3 जा 15 डिवाइडेड बाई कितना हो गया 4 प्लस 9। तो पहले में कितना आ गया 17 4 प्लस 4 17 और दूसरे में 9 प्लस 9 18 18 plus 25 43। like हाँ 43। तो ऊपर से तो 15 आ गया बाहर और नीचे कितना आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 17 1 73 731। एक बार चेक करो जरा, मल्टीप्लाई करो जरा जल्दी से। सही है, 17 3 जा 51 कैरी 5 17 4 जा 68 और 5 73। तो ये हो गया उन प्लेन्स के बीच का एंगल थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 15 अपॉन अंडर रूट 731। कॉपी कर लो 12th। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 13th में बहुत सारे केसेस हैं, मैं एक कर देता हूं, ठीक है, सिर्फ एक करवाओ मेरे से। ये कार्टेशियन फॉर्म है। इन द फॉलोइंग केसेस डिटरमाइन वेदर द गिवन प्लेन्स आर पैरेलल परपेंडिकुलर एंड इन केस दे आर नीदर फाइंड द एंगल्स बिटवीन देम। तो चेक करो पैरेलल है कि नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं, या उनके बीच का एंगल निकालो, कहने का मतलब। तो ये पैरेलल परपेंडिकुलर तभी चेक कर पाएंगे जब एंगल निकाल पाएंगे। तो एक पार्ट करते हैं, देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं। अभी हमने नॉर्मल्स के बीच का एंगल देखा है वेक्टर फॉर्म में। अब पहला प्लेन जो है 7x प्लस 5y प्लस 6z प्लस 30 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट प्लेन है। तो इसको हमने मान लिया a1x b1y प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0 है, ठीक है। दूसरा प्लेन मान लिया 3x माइनस वाई माइनस 10z प्लस 4 इक्वल टू 0, a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब दो प्लेन्स के बीच का एंगल कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता है, cos थीटा। देखो मैं थोड़ा सा डेरिवेशन बता देता हूँ, याद दिला देता हूँ, वैसे हमने किया है पहले। ये मान लिया r1 n1, अच्छा r1 नहीं होता है, बार बार ये मिस्टेक हो जा रही है, r डॉट n1 है इक्वल टू d1 है मान लो, और दूसरा है r डॉट n2 इक्वल टू d2। तो cos थीटा क्या है, बहुत आराम से समझना।
कॉस थीटा में हमने लिखा था n1 डॉट n2 डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ n1 इनटू मॉड्यूलस ऑफ n2। ठीक है, अब इससे कार्टेशियन फॉर्म कैसे बनता है? देखो दो चीजें हैं। ये क्वेश्चन भले लंबा हो जाए बट समझ लो अच्छे से। देखो दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि ये r डॉट n1 वेक्टर है या n1 कैप है, वो पहले पता लगाओ। ठीक है, तो यहाँ पे 7, 5 और 6 ये हमारे n1 में जाएंगे। एक्स वाई जेड तो r के साथ रहेगा। जैसे प्लेन वन का अगर हम ये वाला फॉर्म लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? देखो ये लिखेंगे r, तो एक्स वाई जेड हट गया। अब 7i प्लस 5j प्लस 6k इक्वल टू -30, ऐसे लिखेंगे, बोलो। और प्लेन 2 के लिए कैसे लिखेंगे? r डॉट 3i माइनस j माइनस 10k इक्वल टू -4। तो n1 और n2 जो है वो यूनिट वेक्टर नहीं है, देख रहे हो ना, यूनिट वेक्टर नहीं है। ओके, ये n1 और n2 वेक्टर हैं सिंपल। तो अगर ये वेक्टर है सिंपल, यूनिट वेक्टर नहीं है, उस टाइम पे ये जो कोएफिशिएंट होंगे ना a1 b1 c1, वो डायरेक्शन रेशियोज होंगे। यहां पे लिख लेते हैं a1 b1 c1, ये डायरेक्शन रेशियोज होंगे नॉर्मल के। ठीक है, तो अगर ये डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल्स के होंगे तो क्या होगा? n1 डॉट n2 निकालते वक्त n1 डॉट n2 मतलब a1i b1j प्लस c1k, इसका डॉट निकलेगा a2i b2j और c2k के साथ। और नीचे क्या होगा? इन्हीं दोनों वेक्टर्स का मॉड्यूलस होगा। तो a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। तो cos थीटा क्या होगा? यहां लिखते हैं। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे लिखोगे? a1 a2 b1 b2 और c1 c2, ये नेगेटिव ना आ जाए इसका ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाई अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर इंटू a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा केस यहाँ पे ये है, बी पार्ट में, अगर मान लिया r वेक्टर इंटू n1 कैप है इक्वल टू d1 और r वेक्टर इंटू n2 कैप है इक्वल टू d2, अगर इस तरीके से है तो इसके लिए अगर कार्टेशियन फॉर्म लिखोगे या ये वाला फॉर्म लिखोगे तो n1 n2 जो होंगे ये वेक्टर नहीं है, कैप है, ये यूनिट वेक्टर होंगे। ये कौन से वेक्टर होंगे? यूनिट वेक्टर होंगे। तो यहाँ पे r डॉट जो n1 लिखोगे ना वो l1i प्लस m1j प्लस n1k इक्वल टू d1, ऐसे लिखोगे। मतलब इस वाले में क्या वर्ड यूज किया हो? a1 b1 c1 यूज किया हो, क्योंकि वो डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 होते हैं। और दूसरे वाला कैसे लिखोगे? l2i प्लस m2j प्लस n2k इक्वल टू d2। मतलब कहने का कि इस केस में l1 m1 एंड n1 ये डायरेक्शन कोसाइंस हैं नॉर्मल के, और इस वाले केस में a1 b1 c1 ये डायरेक्शन रेशियो है नॉर्मल्स के। बात समझ आ रही है? तो अगर सेकंड केस में यहां पे कैप के साथ लिखा हो तो cos थीटा कैसे लिखोगे? मॉड्यूलस n1 n2 m1 m2, सॉरी l1 l2 m1 m2 और n1 n2, ये होगा। समझ आ रही है बात? नीचे वाला ये भी हट जाएगा क्योंकि मॉड्यूलस से डिवाइड दोनों साइड करोगे ना।
हाँ ये कराया था आपने, वो वेक्टर फॉर्म ही आ जाता है। A1 A2 इसको मान लिया ये P1 है, इसको मान लिया P2 है, तो P1 P2, फिर उसी तरीके से B1 B2 अपॉन P1 P2 प्लस C1 C2 अपॉन P1 P2। तो A1 के साथ P1 ले लो, ये क्या हो जाएगा L1, A2 के साथ P2 ये L2 हो जाएगा, इसके साथ ले लो तो ये क्या हो जाएगा M1 M2, और C1 के साथ P1 तो ये हो जाएगा N1, और इसके साथ N2 और इसका मॉड्यूलस। तो नीचे वाला भी हट जाएगा, ये रूट वाला भी हट जाएगा, सिर्फ इतना सा होगा। ओके, तो चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं। A1 A2 मॉड्यूलस के अंदर रहेगा, तो 7 इंटू 3 21, 5 इंटू -1 -5, ये हो गया -60 डिवाइडेड बाई, तो 7 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर, और ये हो गया 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, उसको 1 स्क्वायर लिखें, और -10 स्क्वायर, उसको 10 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो कितना आ गया बताओ जरा, -44, तो ऊपर से बाहर आ गया 44, और नीचे क्या क्या हो गया 36 25 और 49, जरा ऐड करो जल्दी जल्दी, 100 9 और 10, दूसरा वाला तो 110 हो गया, पहला वाला कितना हो गया 36 25 और 49, 110 ये भी हो गया, तो ये हो गया 44 अपॉन 110, 4 से कैंसिल करो, 22 से कैंसिल करो, 22 से, ये 2 टाइम्स ये 5 टाइम्स, ये कितना आ गया 2/5, तो थीटा मिल गया cos इनवर्स 2/5। समझ आई बात? Yes, sir. देखो इसके बाकी पार्ट्स तुम्हें Yes, करने हैं, मैं आगे का क्या मिलने वाला है, क्या क्या मिल सकता है वो बता देता हूँ। जैसे मान लो थीटा हमने निकाला, ये आंसर हो गया। तुमने अगर किसी पार्ट को सॉल्व किया और थीटा तुम्हारा 0 आ गया, थीटा 0 आ गया मतलब कॉस थीटा क्या आया होगा, थीटा 0 पे क्या आता है 1 आता है ना, 90 π/2। अरे कॉस 0 डिग्री 1 थीटा होता है। क्या? अच्छा जैसे मान लो तुम्हारा cos कॉस 0 थीटा पहले डिग्री। आएगा, कॉस थीटा पहले आएगा, वो 1 आ गया, तो क्या लिखोगे थीटा 0 डिग्री, उस केस पे लिखोगे ये जो प्लेन्स हैं आर पैरेलल, प्लेन्स पैरेलल हो जाएंगे। ये मिल सकता है तुमको आगे वाले पार्ट्स में। कभी ऐसा हो जाए कि तुम्हारा कॉस थीटा निकालो और 0 आ जाए, तो कहने का मतलब थीटा कितना होगा 90 होगा, तो उस केस में लिखना रिजल्ट प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो ये दो मिलेंगे या फिर इस टाइप से एंगल निकल जाएगा सीधा। तो इसी तरीके से तुम बाकी सारे पार्ट्स इसके बहुत आसानी से कर सकते हो। चलो कॉपी कर लो इसको। सर हम्म सर क्वेश्चन में बोला ना पहले चेक करो कि प्लेन्स पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो हम वैसे भी कर सकते हैं ना कि लाइक डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट चेक कर लें। जैसे परपेंडिकुलर है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0 है ना, वो परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट 0, और पैरेलल है तो क्रॉस प्रोडक्ट 0। फिर अगर दोनों ही नहीं आते then we can calculate the angle. determine whether the given planes are parallel or perpendicular and in each case find the angle between them। अच्छा ठीक है, सही कह रहे हो। तो पहले वही चेक करना था इसमें कि ये पैरेलल है कि नहीं, परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो वो डॉट प्रोडक्ट से मिल जाएगा, क्रॉस हाँ पे। वही वही कह रहा हूँ, दोनों निकाल लेंगे डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। परपेंडिकुलर डॉट से चेक हो जाएगा, पैरेलल वाला इससे चेक हो जाएगा मतलब क्रॉस से। ये दोनों केसेस, और अगर कुछ भी नहीं है तब निकालना था। तो एंगल निकाल लेंगे। चलो कोई बात नहीं, तो ये 13 था। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, थीटा क्या है, थीटा दोनों प्लेन के नॉर्मल्स के बीच का एंगल है।
इसी को हम प्लेन्स के बीच का एंगल भी बोल देते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, 14th। बाकी पार्ट्स करना है इसके, ठीक है। 14th में ये कह रहा है, इन द फॉलोइंग केसेस फाइंड द डिस्टेंस ऑफ ईच ऑफ द गिवन पॉइंट्स फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग गिवन प्लेन। मतलब प्लेन का डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट फाइंड करना है। देखो पहला पार्ट, इसके भी बाकी पार्ट्स कर लेना। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, लगाना भी बहुत इजी है। पहले बात तो ये समझो कि होता कैसे है ये मान लो प्लेन है और ये कोई पॉइंट है जहां से इस प्लेन का डिस्टेंस हमको निकालना है, कैपिटल डी। डिस्टेंस है इस प्लेन का पॉइंट ए से। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 है और इस प्लेन का इक्वेशन हमको गिवन है। प्लेन का इक्वेशन या तो ऐसे गिवन है या प्लस डी या इक्वल टू डी, या तो कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है या फिर इस फॉर्म पे गिवन है, या फिर इसको मान लिया डी डैश। ये तो नॉर्मल कांस्टेंट है कोई भी, और ये है डी। इन तीनों में से कोई सा भी फॉर्म दिया हो। देखो डी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मॉड्यूलस ए डॉट एन, ये लिखवाया था फॉर्मूला मैंने, माइनस स्मॉल डी डिवाइडेड बाय एन का मॉड्यूलस। ये फॉर्मूला हमको सिंपल लगाना है। स्मॉल ए क्या होता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, नॉर्मल प्लेन से मिल जाता है। और डी ये जो कांस्टेंट है वो होता है। तो निकाले फर्स्ट पार्ट में, कैपिटल डी इक्वल टू, देखो पॉइंट ए ये वाला है, मान लो फर्स्ट में ये 0,0,0 दिया है और ये वाला इक्वेशन दिया है 3x माइनस 4y प्लस 12z इक्वल टू 3। ओके, तो d क्या होगा, देखो d होगा जीरो वेक्टर, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए क्या होगा, अगर पॉइंट ए ये है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू 0i प्लस 0j प्लस 0k, ये होगा, मतलब जीरो वेक्टर होगा सिंपल। तो जीरो वेक्टर इंटू नॉर्मल, नॉर्मल क्या है यहाँ पे देखो, 3i माइनस 4j प्लस 12k, यही तो है नॉर्मल, है ना। तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किसका निकालेंगे, 3i माइनस 4j प्लस 12k माइनस डी कितना है यहाँ पे, -3 डिवाइडेड बाई एन का मॉड्यूलस। तो ये हो गया अंडर रूट 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16 और 12 स्क्वायर 144। तो क्या होगा समझो, ये तो एक वेक्टर है, हर बार जीरो नहीं होगा, और ये कोई वेक्टर है, इन दोनों के बीच का डॉट प्रोडक्ट, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, स्केलर नंबर होगा। ये भी कोई कांस्टेंट है, तो कोई कांस्टेंट में से कांस्टेंट माइनस करके न्यूमरेटर क्या होगा, कोई कांस्टेंट, और डिनोमिनेटर में भी कोई कांस्टेंट, मतलब ये एक डिस्टेंस आएगा। हाँ, स्केलर डिस्टेंस आ जाएगा। तो वही होगा डिस्टेंस उस लाइन का प्लेन से, उस पॉइंट का प्लेन से। तो अभी के एक केस में पहला वाला तो जीरो हो गया, जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई करके 0 -3 अपॉन नीचे देखो कितना हो रहा है, 25 169, ये हो गया 13। तो डिस्टेंस आ गया 3/13 यूनिट्स। ये आंसर, समझ आई बात, यस। कॉपी कर लो इसको, ठीक है। अब देखो इसके बाकी पार्ट्स कर लेना, इसी तरीके से हैं सारे। मैं एक बार दिखा देता हूँ क्या क्या रिमूव हो गया है सिलेबस से, जस्ट गिव मी अ मिनट।
देखो क्या क्या रिमूव हो गया है क्योंकि हमारा सिलेबस ऑलरेडी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ये तो 11th का है। यहां से देखो, हम लास्ट में एक बार डिस्कस करेंगे फिर से जब पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। तो वेक्टर और 3D में देखते हैं क्या क्या रिमूव्ड है। ओके, ये दो चीजें हैं। वेक्टर्स में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमूव हो गया है, और 3D में एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, लाइन एंड अ प्लेन, ये टॉपिक रिमूव है। ठीक, तो इसको ध्यान से क्वेश्चन एक बार कर लेना सारे, बट फाइनल एग्जाम का जब प्रिपरेशन होगा उस टाइम पे, अभी के लिए तो पढ़ो, अभी के लिए सारे टॉपिक्स पढ़ो, बट फाइनल एग्जाम के लिए इनको रिमूव कर लेना। दो लाइंस के बीच का, दो प्लेन्स के बीच का और लाइन और प्लेन के बीच का एंगल सिलेबस से रिमूव्ड है। ठीक है, तो ये हमारा 3D भी कंप्लीट हो गया।